Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9 and the topic is the French Revolution. This is the fourth video of this chapter. इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुकी हूँ. उसमें हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जाना कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की थी. जैसे हमने देखा कि स्टेट सिस्टम को फॉलो किया जाता था. फिर हमने देखा कि जो टैक्सेस पे करने होते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट को करने होते थे. फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्सेस पे नहीं करते थे. इसके अलावा 2 तरह के इंपॉर्टेंट टैक्सेस लिए जाते थे, टाइथ और टाइल. ये भी हमने देखा. फिर हमने देखा कि फ्रांस के अंदर 1715 से लेकर 1789 का जो टाइम था उसके बीच में फ्रांस की पॉपुलेशन भी रोज़ होती जा रही थी, साथ में फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी. लेकिन जो लेबर्स को वेजेस दिए जा रहे थे वो बहुत ही कम, और इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता जा रहा था. फिर हमने देखा कि कैसे मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ. मिडिल क्लास के अंदर मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर होते थे या फिर जो मर्चेंट्स होते थे, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो बहुत एजुकेटेड होते थे, लाइक लॉयर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुए, टीचर हुए, क्लर्क हुए. तो यहाँ से हमें पढ़ना था. In addition to the merchants and the manufacturer, the third state include the professions such as the lawyer or the administrative officials. यानी जो थर्ड स्टेट के अंदर सिर्फ मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी आते थे, लाइक लॉयर जो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स होते थे. ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. अब ये जो एजुकेटेड ग्रुप था ये इस बात में बिलीव रखता था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, वो भी बाय बर्थ. रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. यहाँ तक कि किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है वो मेरिट पर डिपेंड करती है. दिस आइडिया इन्वाइसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द इक्वल लॉज एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. और इस आइडियाज़ की वजह से सोसाइटी के अंदर फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और जो अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो फ़िलोसोफर्स फॉरवर्ड करने लगे. इनमें से कुछ फ़िलोसोफर्स थे जैसे जॉन लॉक और जैक रूसो. तो रूसो और जो जॉन लॉक थे ये ऐसे फ़िलोसोफर थे जो सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते थे, और इनका मानना था कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए. इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. अब जो लॉक थे उन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. इन्होंने उसमें 2 आइडियाज़, डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, इसको इन्होंने रिफ्यूज़ किया. इसका मीनिंग ये था कि जो किंग के हाथ में, एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है कि किंग के हाथ में सुप्रीम पावर है, और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब कि राजा ने जो बोल दिया वो बस गॉड का आदेश है, यानी गॉड ने कमांड दी और किंग ने कमांड दी, ये बिल्कुल बराबर है. तो जो लोग थे वो इस बात में बिलीव नहीं रखते थे. उन्होंने बोल दिया कि कोई भी सुप्रीम पावर किसी किंग के हाथ में नहीं होना चाहिए. रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसके साथ साथ जो रूसो थे उन्होंने एक और आइडिया फॉरवर्ड किया और उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे और बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी पीपल और रिप्रेजेंटेटिव दोनों के बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बनी हो. इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द मॉन्टेक्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तभी एक और बुक लिखी गई, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भी एक फ़िलोसोफर थे. इन्होंने पावर के डिवीज़न की बात की कि गवर्नमेंट में पावर का जो है डिवीज़न होना चाहिए, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. जैसा कि हम आज की हमारे इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ये 3 ऑर्गन्स है, और तीनों के पावर बिल्कुल अलग अलग है, जो कि आप अपनी बुक जो है आप पॉलिटिकल की उसके अंदर पढ़ेंगे. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन यूएसए. इस तरह के मॉडल को जो है यूएसए के अंदर सबसे पहले अप्लाई किया गया आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. जब वहाँ जो ब्रिटेन के अंडर अमेरिका की 13 ऐसी कॉलोनीज़ थी जो उनके कंट्रोल में थी, उन्होंने अपने आप को फ्री करा लिया और इस सिस्टम को वहाँ पे अप्लाई किया.
द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। इसके अलावा जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिविजुअल राइट्स की भी गारंटी देता था, यानी उसको प्रोटेक्ट करता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर्स का इन फ्रांस। The idea of this philosopher were discussed intensively in the salons and the coffee houses and the spread among the people through books and the newspaper। अब धीरे धीरे जो ये फिलोसोफर थे मोंटेग्यू, रूसो, लॉक, इनके आइडियाज़ धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे और सैलून में, कॉफ़ी शॉप के अंदर और ओपनली लोग जो हैं बुक्स में, न्यूज़पेपर में इन आइडियाज़ को पढ़ रहे थे। दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड अराउंड इन द ग्रुप एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब क्या होना, फ्रिक्वेंटली जो ये इनके आइडियाज़ थे, इनकी बुक्स, न्यूज़पेपर, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनको ग्रुप बनाकर सुनाया जाने लगा, लोग एक दूसरे को सुनाने लगे। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज द फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट गारंटेड एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जल्दी एक न्यूज़ आई कि जो लुई 16 है उन्होंने एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया है क्योंकि स्टेट के जो एक्सपेंसेस है उनको पूरा करने के लिए। तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। आखिर रिवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई। लुई 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। पहले वाले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि लुई 16 ने टैक्सेस क्यों इम्पोज किए, क्योंकि स्टेट के जो खर्च बढ़ गए थे उनको पूरा करने के लिए। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस। क्या आपको क्या लगता है कि वो ऐसा खुद ही अकेले ही ऐसा ये सब कर सकते थे, टैक्सेस इम्पोज करना इतना ईजी था। इन द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस के अंदर का ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग जो मोनार्किक सिस्टम था उसमें ये सिस्टम था कि जो टैक्सेस जो है वो लुई खुद अकेले ही टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, बल्कि उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी विच वुड देन पास इज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जहाँ वो अपना प्रपोजल रख सकता था कि टैक्सेस इम्पोज करने हैं या नहीं। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जनरल, विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body। तो कैसे जो है मोनार्क यानी जो रूलर है डिसाइड कर सकता था बिना मीटिंग किए कि टैक्सेस बढ़ाने हैं। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 1614 में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।